एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहां रातों रात कोई सरकार एक ऐसा कानून पास कर दे कि देश के किसी भी नागरिक की संपत्ति अब सीधे राज्य की है। सुनने में ही काफी डरावना लगता है ना? और सबसे डरावनी बात तो ये हो कि इस फैसले के खिलाफ देश के किसी भी अदालत का दरवाजा तक नहीं खटखटाया जा सकता। बिल्कुल। मतलब सुनने में ये किसी तानाशाह की कहानी या किसी डिस्टोपियन फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन पता है ये महज कोई कोरी कल्पना नहीं है। आजाद भारत के कानूनी इतिहास में ऐसे दौर आ चुके हैं जब राज्य की इस असीमित शक्ति और नागरिक की स्वतंत्रता के बीच सीधा टकराव हुआ है। हाँ, और अक्सर हम नियमों और कानूनों को एक सीधे साधे गणितीय फॉर्मूले की तरह देखते हैं, जहां सब कुछ बस ब्लैक एंड व्हाइट है। सही कहा। लेकिन जब हम भारतीय संविधान के भाग 3 के पन्ने पलटते हैं ना, यानी मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो वो सीधा साधा गणित पूरी तरह से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है एकदम। और मुझे लगता है कि ये जटिलता ही इन अधिकारों की असली पहचान है। हमारे आज के जो स्रोत हैं, जो कानूनी और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, वो एकदम साफ करते हैं कि मौलिक अधिकार केवल किसी कागज पर लिखे गए कोई जड़ नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद जीवंत, संघर्षपूर्ण और लगातार बदलने वाला ढांचा है, जो राज्य की एक विशाल मशीनरी और एक आम इंसान के वजूद के बीच एक बैलेंस बनाता है। अगर हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को टटोलें तो इस पूरी वैचारिक क्रांति की जड़ें हमें 1208 के इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में मिलती हैं। ओह, मैग्ना कार्टा। हाँ, ये मानव इतिहास का वो ऐतिहासिक मोड़ था जहां पहली बार किसी राजा ने, किसी सत्ता ने अपनी शक्ति पर खुद लगाम कसते हुए जनता को कुछ लिखित अधिकार दिए थे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 की तुलना अक्सर इसी मैग्ना कार्टा से की जाती है। एकदम सही, क्योंकि सत्ता के सामने नागरिक की हैसियत को हमेशा के लिए बदल देता है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इस डीप डाइव का हमारा मिशन ही यही है कि इन अधिकारों को गहराई से समझा जाए। लेकिन यहाँ एक बुनियादी वैचारिक सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। जी बताइए। आखिर इन अधिकारों की इतनी सख्त जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब राज्य या सरकार, जिसे समाज के कल्याण के लिए ही बनाया गया है, उससे किसी नागरिक को कैसा खतरा हो सकता है? देखिए, इस खतरे को समझने के लिए ना हमें समाज के निर्माण से पहले की अवस्था में जाना होगा, यानी मत्स्य न्याय की अवधारणा को समझना होगा। मत्स्य न्याय? हाँ, पुराने समय में जब कोई व्यवस्थित राज्य या सरकार नहीं हुआ करती थी, तब समाज में मत्स्य न्याय हावी था। इसका सीधा सा अर्थ है बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को निगल जाना। अच्छा, मतलब जिसके पास बाहुबल है वही नियम तय करेगा? बिल्कुल, एक तरह का विशुद्ध जंगल राज। बिल्कुल। इस जंगल राज से बचने के लिए ही तो एक सामाजिक समझौते का जन्म हुआ था, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लोगों ने अपनी असीमित स्वतंत्रता का एक हिस्सा एक बड़ी संस्था को सौंप दिया, यानी राज्य को, ताकि वो संस्था एक रक्षक की तरह काम कर सके। सिद्धांत तो यही था। हाँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि समय के साथ वो रक्षक संस्था, वो राज्य खुद ही सबसे बड़ी और खतरनाक मछली में तब्दील होने लगा। उसके पास सेना है, पुलिस है, कानून बनाने की शक्ति है। बाप रे! तो जब राज्य खुद शोषक का रूप धारण करने लगे, तो नागरिकों को उसी बड़ी मछली के दांतों से सुरक्षित रखने के लिए जो अंतिम रक्षा कवच तैयार किया गया, वही हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों के आधार पर ये डिकोड किया जाए कि ये रक्षा कवच असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल, क्योंकि ये केवल वकीलों या अदालतों के कमरों में गूंजने वाली बहस नहीं है। ये हर रोज तय करता है कि एक नागरिक कितनी आज़ादी से सांस ले सकता है। और अगर मौलिक अधिकारों का मुख्य काम राज्य को रोकना है, तो इसका मतलब है कि ये अधिकार असल में निषेधात्मक या नेगेटिव प्रकृति के हैं, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। ये राज्य को ये नहीं बताते कि उसे क्या करना है, बल्कि ये बताते हैं कि उसे क्या नहीं करना है। और इसी निषेधात्मक प्रकृति के कारण सबसे पहले ये तय करना जरूरी हो जाता है कि ये राज्य आखिर है कौन। संविधान का अनुच्छेद 12 इसी परिधि को खींचता है। इसके तहत केवल केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं आती। तो और कौन आता है? संसद, विधानमंडल, पंचायतें और यहां तक कि वे सभी संस्थाएं जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता या शक्ति मिलती है, सब राज्य की परिभाषा में आती हैं। ओहो, मतलब शोषक कोई भी रूप ले सकता है और अनुच्छेद 12 उस हर रूप की पहचान करता है। बिल्कुल। और जब शोषक की पहचान हो जाती है तो फिर अनुच्छेद 13 का प्रवेश होता है, जो किसी भी लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जा सकता है। हाँ, जुडिशियल रिव्यू। जी, हमारे संविधान में भले ही न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू शब्द स्पष्ट रूप से कहीं नहीं छपा है, लेकिन अनुच्छेद 13 ही
इसका प्राण है। ये राज्य को ये नहीं बताते कि उसे क्या करना है, बल्कि ये बताते हैं कि उसे क्या नहीं करना है। और इसी निषेधात्मक प्रकृति के कारण सबसे पहले ये तय करना जरूरी हो जाता है कि ये राज्य आखिर है कौन। संविधान का अनुच्छेद 12 इसी परिधि को खींचता है। इसके तहत केवल केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं आती, तो और कौन आता है? संसद, विधानमंडल, पंचायतें और यहाँ तक कि वे सभी संस्थाएं जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता या शक्ति मिलती है, सब राज्य की परिभाषा में आती हैं। ओहो, मतलब शोषक कोई भी रूप ले सकता है और अनुच्छेद 12 उस हर रूप की पहचान करता है। बिल्कुल। और जब शोषक की पहचान हो जाती है तो फिर अनुच्छेद 13 का प्रवेश होता है, जो किसी भी लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जा सकता है। हाँ, जुडिशियल रिव्यू। जी, हमारे संविधान में भले ही न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू शब्द स्पष्ट रूप से कहीं नहीं छपा है, लेकिन अनुच्छेद 13 ही इसका प्राण है। यह अनुच्छेद एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा है, जो ये घोषणा करता है कि कोई भी कानून, चाहे वह आज़ादी से पहले का हो या संसद द्वारा आज बनाया गया हो, अगर वह मौलिक अधिकारों से टकराता है तो वह चकनाचूर हो जाएगा, यानी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अदालतों के लिए ये शून्य घोषित करने की प्रक्रिया इतनी सरल तो नहीं होती होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत ही गहरी न्यायिक बुद्धिमत्ता काम करती है। जब कोई पुराना कानून नए संविधान से टकराता है तो अदालतें आच्छादन का सिद्धांत लागू करती हैं, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? हाँ, यह सिद्धांत कहता है कि वो पुराना कानून पूरी तरह मरता नहीं है, बल्कि उस पर संविधान का ग्रहण लग जाता है, वो सुप्तावस्था में चला जाता है। और अगर किसी नए कानून का सिर्फ एक हिस्सा संविधान के खिलाफ हो तो अदालतें पृथक्करण का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अपनाती हैं। बिल्कुल सही। इसे एक सेब के उदाहरण से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए अगर एक सेब का केवल एक छोटा सा हिस्सा खराब हो गया है तो पूरे सेब को फेंकने के बजाय सिर्फ उस खराब हिस्से को सटीकता से काटकर निकाल दिया जाता है। हाँ, ताकि बाकी का साफ सेब सुरक्षित रहे। ये बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। श्रेया सिंगल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक इसी तरह काम किया था। वो आईटी एक्ट वाला मामला? हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल रही थी, कोर्ट ने सिर्फ उस खराब हिस्से को काटकर फेंक दिया। पूरा आईटी एक्ट बरकरार रहा। क्या बात है। और जोसेफ शाइन मामले में भी इंडियन पीनल कोड की धारा 497 के साथ यही सर्जिकल प्रक्रिया अपनाई गई। ये तो बात हुई अधिकारों की रक्षा करने की, लेकिन जब बात इन अधिकारों की बुनियादी प्रकृति पर आती है ना, विशेष रूप से समानता के अधिकार पर, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है मुझे। वो कैसे? देखिए, अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अब एक तरफ तो पूर्ण समानता का ये आदर्श है, हाँ। और दूसरी तरफ हमारे सिस्टम में आरक्षण जैसी व्यवस्था मौजूद है। हाँ, ये एक आम सवाल है। प्रथम दृष्टया ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है कि समानता स्थापित करने के लिए ही अलग से विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। देखिए, इस विरोधाभास की जड़ें भारतीय गणराज्य के शुरुआती दिनों में यानी 1950 में ही नजर आ गई थी। इसका सबसे सटीक उत्तर चंपकम दोराईराजन नाम के मामले के ऐतिहासिक घटनाक्रम में छुपा है। अच्छा। हाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय एक सांप्रदायिक आदेश लागू था जो जातियों और समुदायों के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें आरक्षित करता था। चंपकम दोराईराजन नाम की एक मेधावी छात्रा को केवल इसलिए सीट नहीं मिली क्योंकि उसके समुदाय का कोटा भर चुका था। जाहिर है ये मामला अनुच्छेद 15 के बिल्कुल विपरीत खड़ा था, जहां जाति के आधार पर भेदभाव वर्जित था। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी संविधान के अक्षरों का ही पालन किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वही किया जो संविधान के पन्नों पर लिखा था। 1950 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मद्रास सरकार का यह सांप्रदायिक आदेश असंवैधानिक है
क्योंकि ये सीधे तौर पर अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहा है। बाप रे। अदालत ने कानून की व्याख्या की, लेकिन इस व्याख्या ने तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया। मैं सोच सकती हूँ, ये एक अभूतपूर्व स्थिति रही होगी। सदियों से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को एक सहारा देना था, लेकिन संविधान की समान व्याख्या ही उस सहारे के आड़े आ रही थी। और इसी संकट से उभरने के लिए एक असाधारण कदम उठाया गया। 1951 में उसी संविधान सभा ने, जो अब अस्थायी संसद के रूप में काम कर रही थी, अपने ही बनाए संविधान में पहला संशोधन किया। ओह, फर्स्ट अमेंडमेंट। जी, संविधान लागू होने के महज 1 साल के भीतर अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 15(4) जोड़ा गया। इस खंड ने राज्य को ये शक्ति दी कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव। हाँ, ये महज एक संशोधन नहीं था, ये फॉर्मल इक्वालिटी से सब्सटैंटिव इक्वालिटी की ओर एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। ये स्पष्ट करता है कि समानता का अर्थ सबको एक ही लाठी से हाँकना नहीं है, बल्कि कमजोर को उस स्तर तक लाना है जहां वो दूसरों के बराबर खड़ा हो सके। बिल्कुल सही। इसी तर्क को अगर आगे बढ़ाया जाए तो अनुच्छेद 29 और 30 की भूमिका बहुत प्रासंगिक हो जाती है। जब अनुच्छेद 14 पहले से ही सभी नागरिकों को समान मानता है, तो फिर अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के प्रभाव से बचाने के लिए अलग से विशेष अधिकारों की परत क्यों बिछाई गई? ये भारत के बहुलवादी चरित्र और लोकतंत्र की उस गहराई को दर्शाता है जो सिर्फ बहुसंख्यक के शासन से कहीं आगे जाती है। अनुच्छेद 29 और 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और लिपि को सहेजने का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने और उनका प्रशासन करने की ढाल प्रदान करता है। देखिए, लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय अपनी संख्या और चुनावी ताकत के बल पर अपनी संस्कृति को वैसे भी संरक्षित कर सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय संख्यात्मक रूप से ये नहीं कर सकता। लेकिन हमारे स्रोतों में अनुच्छेद 29 को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। आम धारणा यही है कि ये अनुच्छेद सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं से पता चलता है कि अनुच्छेद 29(1) में इस्तेमाल किया गया शब्द है नागरिकों का कोई भी वर्ग। जी, इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का भी कोई हिस्सा अपनी कोई खास भाषा, जैसे कोई स्थानीय बोली या लिपि बचाना चाहता है, तो ये अनुच्छेद उनकी भी उतनी ही रक्षा करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन अनुच्छेदों को लेकर अक्सर एक भ्रांति होती है कि ये अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले कोई विशेष या अतिरिक्त लाभ देते हैं। हाँ, लोग इसे उल्टा भेदभाव भी कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य एक समान खेल का मैदान यानी लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना है। यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छोटी संस्कृति किसी बड़ी संस्कृति के महासागर में डूबकर अपना अस्तित्व न खो दे। क्या इसे पूरे देश की कुल आबादी के आधार पर नापा जाएगा? डीएमए मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मायने में ऐतिहासिक था कि उसने इस पैमाने को राज्यों के स्तर पर तय किया। अच्छा, राज्यों के स्तर पर। कोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर हुआ है, इसलिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य की सीमा के भीतर तय किया जाएगा, न कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या के आधार पर। समझ गई। इसी तरह अजीज बाशा बनाम भारत संघ का मामला भी बेहद अहम है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन से जुड़ा था। इस मामले में स्थापना और प्रशासन के बीच जो लकीर खींची गई, वह अधिकारों की व्याख्या को और भी स्पष्ट करती है। बिल्कुल, अदालत ने साफ कहा कि अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रशासन करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलता है जिनकी स्थापना भी उसी समुदाय ने की हो। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना एक केंद्रीय कानून द्वारा हुई थी, इसलिए इस फैसले ने अल्पसंख्यक संस्थानों की प्रशासनिक स्वायत्तता पर एक नई और जटिल कानूनी बहस को जन्म दे दिया। तो अब तक के विश्लेषण में हमने समानता, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकारों की गहराई को मापा है। लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है। क्या? संविधान में अधिकार लिख देना एक बात है, लेकिन अगर कोई ताकतवर सत्ता, कोई क्रूर सरकार उन अधिकारों को कुचलने लगे तो नागरिक क्या करेगा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिना दांतों वाले शेर की तरह एक बिना लागू होने वाले अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। संविधान निर्माता इस बात को लेकर बेहद सचेत थे।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में बड़ी स्पष्टता से कहा था कि अगर कोई उनसे पूछे कि इस पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, जिसके बिना ये दस्तावेज महज कागज का टुकड़ा रह जाएगा, तो वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32। जी, उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा करार दिया। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, यानी आपके अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की गारंटी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। एकदम सही। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट्स जारी करने की असाधारण शक्तियां दी गई हैं, जो मूल रूप से अंग्रेजी कानून के हथियारों से प्रेरित हैं। अगर इन 5 रिट्स के काम करने के तरीके को समझा जाए तो इन्हें एक रेलगाड़ी के अलग अलग आपातकालीन तंत्रों की तरह देखा जा सकता है। ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। सबसे पहली और प्रसिद्ध रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। हाँ। अगर राज्य किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेता है तो ये रिट उस ट्रेन की चेन खींचने या इमरजेंसी ब्रेक लगाने के समान है, जो तुरंत उस गैरकानूनी गतिविधि को रोकती है और आदेश देती है कि बंदी को तुरंत अदालत के सामने शरीर सहित पेश किया जाए। क्या बात है। और अगर इंजन स्टार्ट ही ना हो रहा हो, यानी कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य निभाने से ही इनकार कर दे, ऐसे हालात में परमादेश यानी मैंडामस नाम की रिट का इस्तेमाल होता है। यह उस कंट्रोल लेवर की तरह है जो रुके हुए इंजन को चलने पर मजबूर करता है। अदालत सीधा आदेश देती है कि ये तुम्हारा कानूनी काम है और तुम्हें ये करना ही होगा। इसके अलावा निषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी सर्ट्योररी नाम की रिट्स हैं, जो मुख्य रूप से न्यायिक प्रणाली के भीतर काम करती हैं। इन्हें शायद पटरियां बदलने या गलत पटरी पर जा रही ट्रेन को रोकने वाले सिग्नल की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करने लगती है तो ऊपरी अदालत निषेध की रिट जारी करके उसे वहीं रोक देती है। अच्छा। लेकिन अगर निचली अदालत फैसला सुना भी चुकी हो तो उत्प्रेषण के जरिए उस फैसले को रद्द करके ऊपरी अदालत मामला अपने पास मंगा लेती है। समझ गया। और अंत में आती है अधिकार पृच्छा या को वारंटो, जो किसी टिकट चेकर की तरह है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है जिसके लिए वो योग्य नहीं है तो अदालत उससे उसका लाइसेंस या अधिकार पूछती है और अवैध पाए जाने पर उसे पद से हटा देती है। लेकिन रिट्स के इस पूरे तंत्र में ना एक बहुत ही हैरान करने वाला और कम ज्ञात तथ्य छुपा है। वो क्या? सामान्य समझ यही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है तो उसके अधिकार भी सबसे व्यापक होंगे। लेकिन जब बात रिट्स जारी करने की आती है तो हाई कोर्ट्स की शक्तियां अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा व्यापक हैं। इस अवतार के कारण संविधान की संरचना में है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। वो उसका विशेष और सीमित दायरा है। लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तो रिट जारी कर ही सकता है, साथ ही अन्य कानूनी अधिकारों या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए उसका दायरा बड़ा हो जाता है। अगर अनुच्छेद 32 संविधान का धड़कता हुआ हृदय है तो एक स्वाभाविक सा सवाल मेरे दिमाग में आता है, क्या ऐसा कोई परिदृश्य हो सकता है जहां ये हृदय काम करना बंद कर दे? क्या मौलिक अधिकारों की ये ढाल इतनी अभेद्य है कि इसे कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता? देखिए, दुनिया के किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में कोई भी अधिकार पूरी तरह से निरपेक्ष या असीमित नहीं होता। एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। राज्य के अस्तित्व, अनुशासन और बाहरी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ अपवादों का होना अपरिहार्य है। संविधान के अनुच्छेद 33, 34 और 35 इन्हीं कड़वे अपवादों की बात करते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 33 संसद को, और यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ये शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं। ठीक है। ये सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और पुलिस में काम करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार देता है। इसके पीछे का तर्क समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब अगर मोर्चे पर खड़ा एक सैनिक ये कहने लगे कि मुझे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं कमांडर का आदेश नहीं मानूंगा, तो पूरी रक्षा प्रणाली तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अनुशासन के लिए ये कटौती आवश्यक है। एकदम सही। और उससे भी गंभीर स्थिति तब आती है जब अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू होता है। जब किसी क्षेत्र में दंगे, विद्रोह या ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहां पूरी की पूरी नागरिक कानून व्यवस्था ही ढह जाए, तब सामान्य प्रशासन को हटाकर सेना को नियंत्रण लेना पड़ता है। पता है, अक्सर लोग मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं।
दोनों में स्वतंत्रताएं छिनती हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और दायरा बिल्कुल अलग है। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। मार्शल लॉ केवल देश के किसी विशेष हिस्से में कानून व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने पर लगाया जाता है, और ये मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 में है, देश के एक बड़े हिस्से या पूरे देश में युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय लगता है, जो न केवल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय और विधायी शक्तियों के बंटवारे को भी पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन अधिकारों को सीमित करने की बात जब भी उठती है तो आज़ाद भारत के कानूनी इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प वैचारिक लड़ाई को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कौन सी लड़ाई? क्या संसद के पास इतनी शक्ति हो सकती है कि वह कोई ऐसा कानून बना दे जिस पर अदालतों की न्यायिक समीक्षा का पहरा ही न लागू हो सके? क्या संविधान के भीतर ही कोई ऐसा ब्लैक होल बनाया जा सकता है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये संसद और न्यायपालिका के बीच महासंग्राम की कहानी है। आजादी के ठीक बाद सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य भूमि सुधार करना और सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा को खत्म करना था। हाँ। लेकिन ऐसा करने के लिए जमींदारों की जमीन लेनी पड़ती, और उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी। जी, सरकार जो भी भूमि सुधार कानून बनाती, अदालतें अनुच्छेद 13 और संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर उसे असंवैधानिक घोषित कर देती। यानी एक तरह का डेडलॉक या गतिरोध पैदा हो गया था। सरकार ने इस कानूनी चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे? इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए एक बेहद चतुर कानूनी उपाय खोजा गया। 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल और अनुच्छेद 31B का निर्माण। ये अनुसूची एक तिजोरी या ब्लैक होल की तरह डिजाइन की गई थी। नियम ये बना दिया गया कि सरकार जो भी नया कानून बनाएगी, अगर उसे उठाकर इस 9वीं अनुसूची की सूची में डाल दिया जाए तो वो कानून न्यायपालिका की पहुंच से बाहर हो जाएगा। कोई भी अदालत इस आधार पर उसकी समीक्षा नहीं कर सकेगी कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। बाप रे, ये तो एक अभूतपूर्व और खतरनाक शक्ति थी। इस हिसाब से तो सरकार किसी भी मनमाने कानून को अदालतों से बचाने के लिए इस अनुसूची में डंप कर सकती थी। और दुर्भाग्य से आगे चलकर यही हुआ भी। जो अनुसूची केवल भूमि सुधारों को बचाने के लिए बनाई गई थी, समय के साथ सरकारों ने उसका राजनीतिकरण कर दिया। आरक्षण के कानून और राजनीति से प्रेरित कई अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इस तिजोरी में भरा जाने लगा। लेकिन ये स्थिति हमेशा तो नहीं रह सकती थी ना। न्यायपालिका ने अपना जवाबी कदम कैसे उठाया फिर? न्यायपालिका का सबसे निर्णायक प्रहार 2007 के IR कोएल्हो मामले में सामने आया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि 9वीं अनुसूची कोई ऐसा जादुई ब्लैक होल नहीं है जो संविधान से भी ऊपर हो। अदालत ने एक लक्ष्मण रेखा खींचते हुए कहा कि 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती मामले में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आया था, उसके बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। वाह! हाँ, अगर वो कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता है तो उसे रद्द किया जाएगा। यह फैसला शक्तियों के पृथक्करण और संविधान की सर्वोच्चता की सबसे बड़ी जीत थी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ ये सफर चंपकम दोरायराजन के संघर्षों से होते हुए TMA पाई के जटिल तर्कों और 9वीं अनुसूची के महासंग्राम तक पहुंचा है। इन तमाम ऐतिहासिक और कानूनी दस्तावेजों से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा दी गई कोई खैरात या विशेषाधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक लोकतांत्रिक समाज में इंसान की गरिमा को बनाए रखने का सबसे बुनियादी ढांचा है। एक तरफ राज्य को देश चलाने, सुरक्षा देने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए शक्ति चाहिए, और दूसरी तरफ नागरिक को राज्य के क्रूर और मनमाने रवैये से बचने के लिए एक मजबूत ढाल चाहिए। भाग 3 इसी निरंतर चलने वाली रस्साकशी का नाम है। इसका मतलब ये है कि ये दस्तावेज सिर्फ कानूनी पुस्तकालयों में धूल फांकने के लिए नहीं है। ये एक नागरिक के नाते राज्य के साथ संबंधों का, बोलने की आज़ादी का और समानता से जीने का एक मैनुअल है। जब तक अधिकारों की सीमाओं और राज्य की ताकतों के बीच का ये खेल समझ में नहीं आएगा, तब तक कोई भी समाज अपनी सरकार को जवाबदेह नहीं बना सकता। एकदम सही बात है। आज का ये गहन विश्लेषण बहुत सारे जटिल कानूनी पहेलियों को सुलझाने में सफल रहा। लेकिन जाने से पहले मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार है जो भविष्य की ओर इशारा करता है। जी, बताइए।
जब संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की ये मजबूत दीवार खड़ी की थी, तब उनके सामने एक भौतिक दुनिया थी। एक ऐसा फिजिकल स्टेट जहां पुलिस थी, जमीन के कागज थे, जेलें थीं और संसद भवन था। लेकिन आज की सच्चाई काफी बदल चुकी है। आज इंसानी फैसले, निजता, चुनाव और यहाँ तक कि विचार भी सरकारों से कई ज्यादा विशाल बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अदृश्य एल्गोरिदम द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो क्या आज के इस डिजिटल युग में, जहां टेक कंपनियां ही सबसे बड़ी मछली बन चुकी हैं और एल्गोरिदम एक नए तरह का मत्स्य न्याय चला रहा है, एक नए डिजिटल मैग्ना कार्टा की आवश्यकता महसूस नहीं होती? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।